प्रिय छात्रों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे भौतिकी की शाखाओं की, यानी कि जो विषय होता है भौतिक विज्ञान, उसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं और इन शाखाओं में किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है भौतिकी की शाखाएं, यानी कि ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, भौतिकी की शाखाएं। देखिए, कोई भी विषय जो होता है उसके अंतर्गत हम कई प्रकार की विषय वस्तुओं का अध्ययन करते हैं और उन विषय वस्तुओं को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अनेक भागों में बांटा जाता है। और जो विषय वस्तु जिस किसी मुख्य विषय वस्तु से मिलती है, जिस किसी भी जो विषय वस्तु है उससे मिलती है, तो उसी शाखा में उसको रख दिया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से भौतिकी में भी है। तो हम देखते हैं भौतिकी की शाखाएं। भौतिकी की शाखाओं के भौतिकी की शाखाओं को मुख्य रूप से दो वर्गों में रखा जा सकता है। कितने वर्गों में रखा जा सकता है? दो वर्गों में रखा जा सकता है। पहला है चिरसम्मत भौतिकी, जिसको हम क्लासिकल फिजिक्स भी कहते हैं, और दूसरा है आधुनिक भौतिकी, जिसको हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी, ये भौतिकी की जो शाखाएं हैं, पूरी शाखाएं हैं, उसके अंतर्गत दो प्रकार का वर्गीकरण है, चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। अब हम दोनों को विस्तार से समझते हैं। पहला है चिरसम्मत भौतिकी। यहाँ लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, चिरसम्मत भौतिकी। देखिए क्या है, लगभग सन 1900 ईस्वी के पूर्व, यानी कि लगभग जो सन 1900 था उसके पूर्व, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान से युक्त भौतिकी को चिरसम्मत भौतिकी कहा गया। किससे पूर्व? सन 1900 ईस्वी के पूर्व सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान से युक्त भौतिकी को चिरसम्मत भौतिकी कहा गया। अर्थात कहने का आशय यह है कि जो 1900 ईस्वी था उसके पहले जितने भी अध्ययन भौतिकी में हुए, जितने भी आविष्कार हुए, जितनी भी खोजें हुई, जितने भी सिद्धांत और नियम प्रतिपादित किए गए, उन सभी को समग्र रूप से चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत रखा जाता है। और इसके अंतर्गत जो उपशाखाएं हैं वो मुख्य रूप से ये यहाँ पर लिखी हुई हैं, जिसके अंतर्गत यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स, ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स, प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स, विद्युत चुंबकत्व यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये मुख्य रूप से चार शाखाएं हैं जो कि चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत आती हैं। इसके बारे में विस्तार से मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। इसके बाद है आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी यानी इंग्लिश में इसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। इसमें क्या था? देखिए, जो क्लासिकल फिजिक्स था वो 1900 ईस्वी के पहले की बात थी, और 1900 ईस्वी के बाद जितने भी अध्ययन भौतिकी में हुए, है ना, तो उन अध्ययनों से जो बात सामने आई फिजिक्स में, जो रिसर्च के परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट सामने आए, उनको आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत रखा गया और इन शाखाओं को निम्न भागों में बांटा गया था। यहाँ पर लिखे हुए हैं ये भौतिकी की और जो शाखाएं हैं। पहला है क्वांटम भौतिकी या क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स, परमाणु भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स, ठोस अवस्था भौतिकी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। ठीक है, तो आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत ये शाखाएं थीं। ठीक है, अभी भी ये हैं क्वांटम भौतिकी, परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, ठोस अवस्था भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स। इनके बारे में अब हम आगे चर्चा करेंगे। किनके बारे में? जो क्लासिकल फिजिक्स है और जो मॉडर्न फिजिक्स है, उसके अंतर्गत जितनी भी शाखाएं हैं उनके बारे में अब हम विस्तार से जानते हैं। देखिए, सबसे पहला है यांत्रिकी। यांत्रिकी यानी इसको कहते हैं मैकेनिक्स, यांत्रिकी। देखिए क्या है, यह भौतिकी की सबसे पुरानी शाखा मानी जाती है। सबसे पुरानी शाखा है। कौन सी शाखा है सबसे पुरानी भौतिकी की? यांत्रिकी। सबसे पुरानी शाखा कौन सी है? यांत्रिकी, जिसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। इसके अंतर्गत गति के समीकरणों का, गति के नियमों का, सभी प्रकार के बलों का और उनके बीच संतुलन का, घर्षण का, जड़त्व का, आघूर्ण का, गुरुत्वाकर्षण का, गुरुत्व का आदि का अध्ययन करते हैं। इन सभी बातों का अध्ययन हम किस में करते हैं? यांत्रिकी में
करते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में मैकेनिक्स कहते हैं। इसके अलावा इस शाखा के अंतर्गत पदार्थों के सामान्य गुण जैसे कि प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी, तरल दाब, श्यानता, पृष्ठ तनाव, द्रवों का प्रवाह आदि का अध्ययन किया जाता है। ये जितने भी गुण हैं पदार्थों के, कौन कौन से? प्रत्यास्थता, तरल दाब, श्यानता, पृष्ठ तनाव, द्रवों का प्रवाह इत्यादि का भी अध्ययन हम यांत्रिकी के ही अंतर्गत करते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर एक पहिया दिखाई दे रहा है। ये जो पहिया था, ये यहाँ लिखा है, मैं बता देता हूँ। आदि मानव के द्वारा पहिए का आविष्कार भौतिकी के अंतर्गत यांत्रिकी का ही एक हिस्सा है। यानी कि ये जो मैकेनिक्स जो ब्रांच है, भौतिकी की यांत्रिकी जो शाखा है, उसका हिस्सा ही ये पहिए का आविष्कार है। क्यों है यांत्रिकी का हिस्सा? क्योंकि इसमें घूर्णन वाली जो अवधारणा है, इसको आधार माना गया है। ये पहिया घूमता है और इसके फलस्वरूप ये गति करता है। क्या करता है? गति करता है। कैसे करता है? घूर्णन गति करता है। घूर्णन होता है इस पहिए में और इसके फलस्वरूप जो इससे संबद्ध गाड़ी होती है वो गति करती है, यानी कि आगे बढ़ती है। चलिए, अगली शाखा है ऊष्मा गतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है? यह वह शाखा है जो ऊष्मा और ताप की अवधारणा से संबंधित होती है। कौन कौन सी अवधारणा से संबंधित है? ऊष्मा यानी कि हीट और ताप यानी टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर से ये संबंधित है। इसके अंतर्गत ऊष्मा का पदार्थों पर प्रभाव, ऊष्मा संचरण, ऊष्मा स्थानांतरण यानी कि ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होना, इन सभी के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। किन किन बातों का अध्ययन? ऊष्मा का पदार्थों पर प्रभाव, ऊष्मा संचरण, ऊष्मा स्थानांतरण आदि के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा है, ये यहाँ पर अधिक ऊष्मा वाला क्षेत्र है, यानी कि अधिक ताप वाला क्षेत्र है, और ये कम ताप वाला क्षेत्र है। इस मशीन में या इस जो मैकेनिज्म है, इसमें ऊष्मा के स्थानांतरण का अध्ययन वैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है, या हम भी इसको आगे करके देखेंगे इस अध्ययन को, है ना। विस्तार से आगे हम बताएंगे इसके बारे में। आपको समझाने के लिए ये यहाँ पर चित्र प्रदर्शित किया गया है। आगे देखते हैं अगली शाखा, प्रकाशिकी। इसके अंतर्गत प्रकाश ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? प्रकाशिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और इससे संबंधित घटनाओं जैसे परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण आदि का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर चित्र बना हुआ है। एक चित्र ये परावर्तन की अवधारणा को ये प्रदर्शित कर रहा है, और ये वर्ण विक्षेपण के फलस्वरूप जो इंद्रधनुष निर्मित हुआ है उसको ये चित्र प्रदर्शित कर रहा है। हम प्रकाशिकी वाले अध्याय में इन अवधारणाओं को विस्तार से समझेंगे और ये घटनाएं कैसे होती हैं इससे आपको अवगत कराएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगली शाखा है विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसके अंतर्गत विद्युत चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? विद्युत चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अध्ययन किया जाता है, या विद्युत चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन इसमें किया जाता है। कैसे विद्युत से संबंधित जो उपकरण है वो चलते हैं, यानी कि विद्युत उपकरण कैसे चलते हैं, उनमें चुंबकत्व का क्या प्रभाव होता है, कैसे ऊर्जा का स्थानांतरण उनके बीच में होता है, सभी बातों को इसके अंतर्गत हम देखते हैं। किसके अंतर्गत? विद्युत चुंबकत्व वाली जो शाखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है क्वांटम भौतिकी। ये जो है आधुनिक भौतिकी जो है उसके अंतर्गत प्रमुख शाखा है। इसके अंतर्गत सूक्ष्मतम कणों, आधुनिक भौतिकी के सिद्धांतों, प्रकाश व द्रव्य की द्वैत प्रकृति यानी कि दोहरी प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? क्वांटम भौतिकी के अंतर्गत। इसके बाद अगली शाखा आती है परमाणु भौतिकी। परमाणु भौतिकी यानी कि एटॉमिक फिजिक्स। इसके अंतर्गत परमाणु संरचना एवं परमाणु के गुणों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि कोई परमाणु कैसे बना है, उसमें कौन कौन से मूल कण होते हैं और ये कौन से गुण प्रदर्शित करते हैं, इन सब का अध्ययन हम परमाणु भौतिकी के अंतर्गत करते हैं। अगली शाखा है आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत
नाभिकीय भौतिकी यानी न्यूक्लियर फिजिक्स। इसके अंतर्गत परमाणु के नाभिक एवं इसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर आदि का अध्ययन भौतिकी की इसी शाखा के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत? नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत। फिर से देखिए, इसके अंतर्गत यानी कि नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत परमाणु के नाभिक एवं इसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन? परमाणु के नाभिक का और इसके गुणों का अध्ययन किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर आदि का अध्ययन भौतिकी की इसी शाखा के अंतर्गत होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ठोस अवस्था भौतिकी। ठोस अवस्था भौतिकी को हम अंग्रेजी में सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ठोस अवस्था भौतिकी। इसके अंतर्गत क्रिस्टलीय पदार्थों, हम जानते हैं कि पदार्थ जो है क्रिस्टलों से बने होते हैं कुछ पदार्थ, तो ये पदार्थ जो क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं वो किस प्रकार के क्रिस्टल से बने होते हैं, उनकी संरचना क्या होती है, अर्धचालक क्या होते हैं, मिश्र धातुएं क्या होती हैं एवं ये कौन से गुण प्रदर्शित करती हैं, साथ ही इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है और किस तरह से ये मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं, इन सभी बातों का अध्ययन ठोस अवस्था भौतिकी में किया जाता है। तो छात्रों, मैंने भौतिकी की शाखाओं को यहाँ पर संक्षिप्त रूप से आपके सामने रखा और आगे के अध्याय में हम विस्तार पूर्वक इन सभी शाखाओं को पढ़ेंगे और इनके अनुप्रयोगों को हम विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम।